सीए इंटर जनवरी 26 एग्जाम की तैयारी करने वालों का स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की गहराइयों में उतरेंगे। ये वो चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट्स को थ्योरी हैवी लगता है। गवर्नमेंट ऑडिट, एलएलपी, हॉस्पिटल, क्लब, इतने सारे नाम और हर एक के अलग-अलग ऑडिट पॉइंट्स। बिल्कुल, और अक्सर स्टूडेंट्स इसे रटने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, इस चैप्टर की आत्मा को समझना जरूरी है। एक ऑडिटर का काम सिर्फ वाउचर चेक करना नहीं है, बल्कि उस एंटिटी के वजूद के मकसद को समझना है। अच्छा। क्या उसका मकसद जनता की सेवा है, मुनाफा कमाना है, या फिर किसी सामाजिक मिशन को पूरा करना है? यही आज का हमारा मिशन है। हम सिर्फ क्या पढ़ना है पर बात नहीं करेंगे, बल्कि कैसे सोचना है इस पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि एक ऑडिटर का नजरिया एक सरकारी दफ्तर से निकलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट में जाते ही कैसे बदल जाता है। हाँ, और हम PYQs और RTPs के ट्रेंड्स को भी डिकोड करेंगे। और उन जगहों को पिन पॉइंट करेंगे जहां से इंस्टीट्यूट सीधा MCQ या केस स्टडी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एंटिटी से जहां ऑडिटर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, गवर्नमेंट ऑडिट। सही शुरुआत है। गवर्नमेंट ऑडिट इस चैप्टर का कह सकते हैं दिल है। यहाँ ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन नहीं दे रहा, वो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे का रखवाला है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का हीरो है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी CAG। और CAG की बात आते ही संविधान के कुछ आर्टिकल्स दिमाग में आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि बस आर्टिकल नंबर याद कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई कहानी है? बहुत अच्छा सवाल है। इन आर्टिकल्स में एक पूरी कहानी छुपी है। देखिए, CAG को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि वो बिना डरे सरकार के खर्चों पर सवाल उठा सके। एग्जैक्टली। इसीलिए उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, पर उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह महाभियोग से। ये उनकी स्वतंत्रता की गारंटी है। अच्छा। अब आते हैं आर्टिकल्स पर। 3 सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 149 उन्हें उनकी शक्तियां और कर्तव्य देता है, मतलब आपको क्या करना है। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स। फिर आर्टिकल 150 कहता है कि अकाउंट्स किस फॉर्मेट में बनेंगे ये राष्ट्रपति CAG की सलाह पर तय करेंगे, ताकि फॉर्मेट ऐसा हो जिसका ऑडिट आसानी से हो सके। राइट। और आखिर में आर्टिकल 151 जो कहता है कि CAG अपनी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट या गवर्नर को देंगे, जो उसे संसद या विधानसभा के सामने रखेंगे। तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का लूप पूरा करता है। बिल्कुल, मतलब CAG की रिपोर्ट सीधे जनता के प्रतिनिधियों तक पहुंचती है। अब CAG के कर्तव्यों की बात करें तो एक पॉइंट है सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड संस्थाओं का ऑडिट। ये सुनने में थोड़ा वेग लगता है। इस पर केस स्टडी बनने के काफी चांस है। बिल्कुल, और इंस्टीट्यूट का ये पसंदीदा एरिया है। सब्सटैंशियली फाइनेंस का मतलब है कि किसी संस्था को सरकार से मिला ग्रांट या लोन किसी भी वित्तीय वर्ष में 2 शर्तें पूरी करें। 2 शर्तें? हाँ, पहली, वो कम से कम 25 लाख रुपए हो, और दूसरी, वो उस संस्था के कुल खर्च का कम से कम 75% हो। मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए? एंड कंडीशन है। हाँ, दोनों पूरी होनी चाहिए। अगर सिर्फ 25 लाख मिले हैं लेकिन वो कुल खर्च का 50% ही है, तो CAG सीधे ऑडिट नहीं कर सकता। ये लिमिट्स MCQ के लिए हॉट केक हैं। ये तो हुई दायरे की बात। लेकिन जब CAG खर्चों का ऑडिट करता है, जिसे हम एक्सपेंडिचर ऑडिट कहते हैं, तो वो असल में देखता क्या है? इसके जो 5 प्रकार हैं वो अक्सर लिस्ट की तरह पढ़ाए जाते हैं। और यहीं पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। इसे एक लिस्ट की तरह मत देखिए, इसे ऑडिट की गहराई के लेवल्स की तरह समझिए। ये एक सीढ़ी है। सीढ़ी? दिलचस्प है। पहला पायदान है बेसिक चेकिंग, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस और ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। ये तीनों सिर्फ ये देखते हैं कि क्या खर्चा नियमों के हिसाब से हुआ, मतलब बेसिक कंप्लायंस चेक। हाँ, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मंजूरी दी और क्या पैसा उसी काम पर लगा जिसके लिए मिला था। ये है डूइंग थिंग्स राइट का ऑडिट। लेकिन सिर्फ नियमों का पालन करना ही तो काफी नहीं है। हो सकता है खर्चा नियमों के हिसाब से तो हो, पर बिल्कुल बेवकूफी भरा हो। एग्जैक्टली। यहीं पर ऑडिटर सीढ़ी के चौथे पायदान पर चढ़ता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट। यहाँ ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करता है और पूछता है, क्या ये खर्चा एक आम समझदार इंसान अपने पैसे से करता? क्या इसमें बुद्धिमानी, ईमानदारी और मितव्ययिता थी? मतलब विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी। क्या ये जरूरत से ज्यादा तो नहीं था? ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया है, और इसीलिए सबसे मुश्किल भी।
ये स्पेंडिंग वाइजली का ऑडिट हो गया। और पांचवा और सबसे ऊंचा पायदान? वो है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट हाँ? ये ऑडिट का शिखर है। यहाँ सवाल नियम या बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि नतीजे का है। नतीजे का मतलब क्या सरकार की योजना से वो परिणाम मिला जिसके लिए वो बनाई गई थी? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सच में लिंगानुपात सुधरा? ओह, तो ये आउटकम बेस्ड है। बिल्कुल। इसे 3 E's का ऑडिट भी कहते हैं: इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये डूइंग द राइट थिंग्स का ऑडिट है। ये सिर्फ खर्चों की नहीं, बल्कि सरकार की परफॉर्मेंस की जांच है। वाह, इस तरह देखने से ये पांचों पॉइंट्स अब एक कहानी की तरह लग रहे हैं। बेसिक कंप्लायंस से लेकर सरकार की परफॉर्मेंस तक का सफर। चलिए, अब पब्लिक सेक्टर की इस विशाल दुनिया से निकलकर प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत ही पॉपुलर एंटिटी की ओर बढ़ते हैं, LLP और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट काफी सीधा है। उसका धर्म ग्रंथ है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। ऑडिटर का काम ये देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ डीड के हिसाब से हो रहा है या नहीं। लेकिन असली खेल LLP में है, जो कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी दोनों के गुण हैं। LLP एक्ट 2008 से टेक्निकल MCQs बनने की बहुत संभावना रहती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या हर LLP का ऑडिट कराना जरूरी है? नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा MCQ पॉइंट है। एक LLP को ऑडिट से छूट मिल जाती है अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा ना हो या उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। अच्छा, यहाँ पर या और? हाँ, शब्द या बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो ऑडिट से छूट है, जबकि गवर्नमेंट ऑडिट के सब्सटेंशियली फाइनेंस में और था। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में मार्क्स का फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल। और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, ROC के पास कौन से फॉर्म जाते हैं? 2 जरूरी फॉर्म हैं। फॉर्म 11 जो कि एनुअल रिटर्न है, इसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिनों के अंदर फाइल करना होता है। 60 दिन। और दूसरा है फॉर्म 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। इसे हर साल 30 अक्टूबर तक फाइल करना होता है, यानी 6 महीने खत्म होने के 30 दिन के अंदर। ये डेट्स और फॉर्म नंबर सीधे सवाल बनकर आते हैं। तो हमने सरकारी जवाबदेही और प्राइवेट मुनाफे वाली एंटिटीज को देख लिया, पर कुछ एंटिटीज ऐसी भी हैं जो इन दोनों से अलग एक मकसद के लिए काम करती हैं, जिन्हें हम नॉन प्रॉफिट एंटिटीज कहते हैं, जैसे NGOs, चैरिटेबल ट्रस्ट्स आदि। यहाँ ऑडिटर का फोकस कैसे बदलता है? यहाँ ऑडिटर का फोकस प्रॉफिट से हटकर पर्पस पर आ जाता है। पर्पस यानी उद्देश्य। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क फाइनेंशियल फ्रॉड से ज्यादा मिशन ड्रिफ्ट का होता है। क्या संस्था उसी मकसद के लिए काम कर रही है जिसके लिए वो बनाई गई थी? ऑडिटर का पहला काम होता है गवर्निंग डॉक्यूमेंट, जैसे ट्रस्ट डीड या सोसाइटी के नियमों को पढ़ना। और जब आय की बात आती है तो यहाँ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स होते हैं। इसमें क्या खास ध्यान रखना होता है? इसमें सबसे जरूरी है कॉर्पस डोनेशन और रेवेन्यू डोनेशन के बीच का फर्क समझना। कॉर्पस डोनेशन एक कैपिटल रिसीप्ट है और इसे बैलेंस शीट में ले जाना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संस्था की इनकम बढ़ी हुई दिखेगी, जो कि गलत है। इसके अलावा अगर संस्था को विदेश से चंदा मिलता है तो ऑडिटर के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 FCRA का कंप्लायंस चेक करना सबसे जरूरी कामों में से एक है। FCRA कंप्लायंस, ये तो बहुत ही क्रिटिकल होगा। बहुत ज्यादा। FCRA का नॉन कंप्लायंस संस्था का लाइसेंस तक रद्द करवा सकता है। मतलब यहाँ लीगल कंप्लायंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिली टैक्स छूट की शर्तों का पालन करना। फंड्स का सही इस्तेमाल भी एक बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल। ऑडिटर को ये वेरीफाई करना होता है कि जो ग्रांट्स किसी खास मकसद के लिए मिले थे, क्या वो उसी काम पर खर्च हुए? मतलब स्पेसिफिक ग्रांट्स। हाँ। मान लीजिए एक NGO को बाढ़ पीड़ितों के लिए कंबल खरीदने के लिए ग्रांट मिला। ऑडिटर को ये देखना होगा कि उस पैसे से कंबल ही खरीदे गए या ऑफिस का AC लग गया। फंड्स का डाइवर्जन इन एंटिटीज में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है। अब कुछ ऐसी सर्विस सेक्टर एंटिटीज की बात करते हैं जहां ऑपरेशनल रिस्क बहुत यूनिक होते हैं। इन्हें एक एक करके देखते हैं, लेकिन लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि उनके बिजनेस मॉडल को समझकर। चलिए अस्पताल और होटल को एक साथ देखते हैं। दोनों में ही रूम्स, खाना और ढेर सारा स्टॉक होता है। बहुत अच्छा तरीका इन्हें साथ देखने का। इन दोनों में रेवेन्यू लीकेज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रेवेन्यू लीकेज? हाँ, अस्पताल में ऑडिटर पेशेंट बिलिंग को पेशेंट रजिस्टर से वेरीफाई करेगा। क्या जितने मरीज भर्ती हुए
उन सब का बिल बना, क्या दवाइयों और प्रोसीजर्स के चार्ज सही लगे? वहीं होटल में ऑडिटर रूम सेल्स को गेस्ट रजिस्टर और हाउसकीपर की रिपोर्ट से मिलाएगा। ऐसा तो नहीं कि रूम ऑक्यूपाइड है पर बिलिंग सिस्टम में उसे खाली दिखाया जा रहा हो। बिल्कुल यही। और स्टॉक मैनेजमेंट भी दोनों में बहुत क्रिटिकल है। हाँ, वो तो होगा ही। अस्पताल में दवाइयाँ, सर्जिकल इक्विपमेंट, लिनन, इनका स्टॉक बहुत कीमती होता है। यहाँ मजबूत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जांच बहुत जरूरी है। होटल में भी फूड और बेवरेजेस का स्टॉक। मैं एक बार एक होटल का ऑडिट कर रहा था जहाँ केओटी, किचन ऑर्डर टिकट्स और बिलिंग में बहुत गड़बड़ी थी। अच्छा। केओटी बन रहे थे, खाना सर्व हो रहा था, पर बिल नहीं बन रहे थे। ये क्लासिक फ्रॉड है। एक और एरिया जो खासकर होटलों में कॉमन है वो है अस्थायी मजदूरों का पेमेंट। यहाँ घोस्ट वर्कर्स के नाम पर पेमेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। समझ गया। अब दो और एंटिटीज को साथ में देखते हैं जो मेंबरशिप या एनरोलमेंट पर चलती हैं। शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और क्लब। स्टूडेंट फीस रजिस्टर को एडमिशन रजिस्टर या क्लास रजिस्टर से मिलाएगा। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो क्या 100 बच्चों की फीस का हिसाब है? और अगर किसी को फीस में रियायत दी गई है तो ये चेक करना कि क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ड्यूली अप्रूव्ड है। ठीक है। और क्लब में भी कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, क्लब में ऑडिटर मेंबर्स रजिस्टर से सब्सक्रिप्शन की रिकवरी को चेक करेगा। कितने मेंबर्स हैं, कितनों ने पेमेंट किया, कितनों का बकाया है। यहाँ एक और दिलचस्प पॉइंट है, एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। आमतौर पर एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया जाता है और सब्सक्रिप्शन को रेवेन्यू माना जाता है। ऑडिटर को क्लब के नियमों के हिसाब से इसका सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करना होता है। और क्लब में होने वाली बाकी एक्टिविटीज? हाँ, जैसे बार और रेस्टोरेंट की बिक्री पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जांच भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही। तो आज की चर्चा से ये बात साफ है कि ऑडिट शब्द भले ही एक हो, लेकिन उसका रंग रूप हर एंटिटी के साथ बदल जाता है। ऑडिटर को सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं बल्कि एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है जो हर एंटिटी के यूनिक रिस्क और उसके काम करने के तरीके को समझता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और जनवरी 26 एग्जाम के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि हर एंटिटी के 3-4 ऐसे ही यूनिक पॉइंट्स की एक लिस्ट बना लें। जैसे गवर्नमेंट ऑडिट में परफॉर्मेंस और प्रोप्राइटरी ऑडिट का कॉन्सेप्ट, एलएलपी में ऑडिट की लिमिट्स, एनजीओ में एफसीआरए कंप्लायंस और होटल्स में रेवेन्यू लीकेज के एरियाज। ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां से इंस्टीट्यूट बार बार सवाल पूछता है। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक आखिरी विचार जिसे वो अपने साथ ले जा सके? हाँ, इस चैप्टर को सिर्फ थ्योरी के बोझ की तरह मत देखिए। इसे भविष्य के प्रोफेशनल के तौर पर अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा समझें। सोचिए, एक दिन आप एक सरकारी कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे जहां आपका फोकस पब्लिक मनी की बर्बादी रोकना होगा। अगले ही दिन आप शायद एक हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहे हो जहां आपका फोकस ये सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों से सही बिलिंग हो। और हो सकता है उसके बाद आप एक एनजीओ का ऑडिट करें जहां आपका काम डोनर्स के भरोसे को कायम रखना हो। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि ऑडिटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हर संगठन के उद्देश्य और उसकी आत्मा को समझने की कला है। ये सोच आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं कराएगी बल्कि एक बेहतर ऑडिटर बनाएगी।